जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिले। और दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहला चरण पढ़ा था 1885 से लेकर 1905 तक पढ़ा था। फिर दूसरा चरण जो पढ़ा था 1905 से लेकर 1919 तक पढ़ा। ये दोस्तों उग्रवादी चरण भी कहते हैं इसको, 1905 से लेकर 1919 तक। फिर जो आज पढ़ने वाले हैं वो हम 1919 से लेकर 1947 तक दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं, जिसको हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो आपको दोस्तों विस्तारित रूप से आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, गांधी युग के बारे में, किस तरीके से गांधी ने कौन-कौन से आंदोलन चलाए और कौन-कौन से भूख हड़ताल की, उनके बारे में डीपली हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं। जो नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी वो आपकी अगस्त 1928 में इसको पेश किया गया था, जिसके जो सचिव थे दोस्तों उस टाइम पर जो भारत के सचिव थे वो बिरकनहेड थे। और इस नेहरू रिपोर्ट में 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी कि हमारे जो अधिकार हों वो 19 मौलिक अधिकार हों। और यह दोस्तों भारत का सचिव जो होता था वो 1858 के अधिनियम के तहत इस भारत का सचिव का एक पद जोड़ा गया, क्योंकि 1857 में एक क्रांति हो चुकी थी, 1857 की क्रांति। फिर इसके बाद 1858 का एक अधिनियम आया, उसके तहत भारत का सचिव जुड़ा। भारत का सचिव एक पद बनाया गया था और भारत का वायसराय एक पद बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों इसी नेहरू रिपोर्ट में ही जो डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेट्स क्या होता है दोस्तों, इसको हम हिंदी में कहते हैं अधिराज्य। अधिराज्य की दोस्तों बात की गई थी। इसमें कहा गया था कि डोमिनियन स्टेट्स में आप कह सकते हो कि खुद की सरकार हो, यानी अपनी खुद की सरकार हो, जिसमें अपना पीएम भी हो और प्रेसिडेंट भी हो और इस अपने खुद के मंत्री हों। लेकिन दोस्तों जो इसका जो हेड ऑफ स्टेट्स होगा, यानी कि इनका जो हेड होगा वो ब्रिटेन का होगा। इनका जो हेड ऑफ स्टेट्स होगा वो ब्रिटेन का होगा। इस तरीके से ये डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने डोमिनियन स्टेट्स के जो दर्जा दे रखे थे वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और अमेरिका हो गया। ये कंट्री थे, इनको डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे रखा था। यहाँ पर इन लोगों की खुद की सरकार थी और जो स्टेट्स ऑफ हेड था वो ब्रिटेन का हुआ करता था। तो दोस्तों यह डोमिनियन स्टेट्स की मांग को भी अंग्रेजों ने खारिज कर दिया था। तो नेक्स्ट पॉइंट है जिन्ना जिन्ना की 14 मांगे इसने भी अपनी 14 मांगे रखी, क्योंकि इसको लगा, जब जिन्ना ने हिंदुस्तानी जो भारतीय लोग थे उनके 19 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा देखा, तो जिन्ना को भी कहीं ना कहीं लगा कि ये तो सभी जितनी भी मौलिक अधिकार हैं वो तो सब भारतीय हिंदू लोगों के हित के लिए हैं। तो इसीलिए जिन्ना ने भी अपने अपने मुस्लिम भाइयों के लिए 14 मांगों को प्रस्तुत किया। इसलिए आप इसको कह सकते हो जिन्ना की 14 मांगों का फॉर्मूला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया था, जो कि ये आपकी 10 दिसंबर वो ये आपकी दोस्तों अगस्त 1928 में इसको पेश किया गया था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं गांधी युग। गांधी युग के बारे में जानते हैं। इससे पहले हमको गांधी युग जो स्टार्ट हुआ था, गांधी युग को मैंने आपको बताया था 1919 से लेकर 1947 तक इसके बारे में पढ़ने वाले।
1919 से लेकर 1947 तक गांधी युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन ये बन बन जाता है दोस्तों। गांधी युग का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक माना गया है, पीरियड जो है टाइम पीरियड 1919 से लेकर 1947 तक माना गया है। अब गांधी युग में हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं। महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इनके जो पिताजी थे वो करमचंद गांधी थे और माता जी का नाम जो था पुतलीबाई था। और पत्नी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के दोस्तों 4 बेटे थे, जिनमें से एक हरिलाल और एक मणिलाल और रामदास और देवदास। और इनके एक 5वें पुत्र थे जमनालाल बजाज। दोस्तों जमनालाल बजाज वो हैं जो कि जिनकी बजाज कंपनी है। बजाज कंपनी है दोस्तों। ये जो जमनालाल बजाज थे इन्होंने गांधी जी को अपना पिता के रूप में गोद लिया था। गांधी जी को पिता के रूप में इन्होंने गोद लिया था, इसलिए इनको 5वें पुत्र का दर्जा दिया गया जमनालाल बजाज को। नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा गांधी की 1882 में शादी कस्तूरबा गांधी से हुई थी। 1882 में शादी करने के बाद यह 1888 में दोस्तों लंदन में पढ़ने गए और वहाँ बैरिस्टर बने। बैरिस्टर क्या होता है? बैरिस्टर होता है जो दोस्तों विदेश से लॉ की डिग्री को प्राप्त करता है। विदेश से जो विदेश यानी कि ब्रिटेन, जो उस टाइम पर ब्रिटेन में ये पढ़ने गए थे। ब्रिटेन ब्रिटेन से जो लॉ लॉ की डिग्री ले लॉ की डिग्री ले उसको ही हम बैरिस्टर कहते हैं। जैसे अभी क्या हो गया, अभी एलएलबी में जो अगर कोई पढ़ रहा हो, अगर एलएलबी की कोई पढ़ाई कर रहा हो तो एलएलबी के बाद वो लॉयर हो जाता है। और अगर यही लॉयर अगर यह कोर्ट में चला जाता है तो इसको एडवोकेट कहते हैं। और दोस्तों जो ब्रिटेन से लॉ की डिग्री लेता है उसको उसको कहते हैं बैरिस्टर। तो ये लंदन से जब बैरिस्टर बने तो वहां से 1891 में भारत 1891 में लंदन से वापस आए। जब ये भारत में दोस्तों आए थे तो इस टाइम पर इनके पास कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी। महात्मा गांधी की जो आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए इन्होंने पहला मुकदमा लड़ने का फैसला लिया। तो 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका में शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए, क्योंकि इस टाइम पर इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए इनको कुछ ना कुछ करना था महात्मा गांधी जी को। और ये शेख अब्दुल्ला था दोस्तों, यह एक व्यापारी था। इसका व्यापार के पर्पज से यह यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी मुकदमा लड़ने जाते हैं। और यहीं पर एक घटना होती है, डरबन से प्रिटोरिया जाते समय महात्मा गांधी को सेंट पीटर्स मर्तिसबर्ग स्टेशन था एक, वहाँ पर धक्का दे देकर इनको भगा दिया जाता है। यानी कि जो दोस्तों सेंट पीटर्स मर्तिसबर्ग स्टेशन था वहाँ पर इनके पास एसी थर्ड डिब्बे का इनके पास टिकट था। और यह जब उस डिब्बे में बैठने गए तो वहाँ पर जो अंग्रेज थे वो दोस्तों उन्होंने रंग भेदे, यानी कि ये सांवले रंग के थे, श्यामले रंग के थे दोस्तों ये। और उन अंग्रेजों ने इनसे कह के इनसे कहा कि भारतीय यानी कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो ये बात कहकर इनको धक्का मार के उस ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। और यहीं पर इनको कहीं ना कहीं एक लगा कि रंग भेद या नस्ल भेद को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यही दिमाग में महात्मा गांधी की आई बात। तो इसीलिए इन्होंने महात्मा गांधी ने 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की, जो कि अफ्रीका में। और नटाल कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो नस्ल भेद को खत्म करना था। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। आपको मैं बता दिया ये नटाल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने 1894 में की थी। इसके बाद इनको रहने के लिए भी इनको कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसलिए इन्होंने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स आश्रम जो कि इन्होंने सबसे पहले अफ्रीका में बनाया था। यहाँ पर अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम में रहते थे और यहीं से इंडियन ओपिनियन अखबार को चलाया जाता था,
जो भी इंडिया की जो भी राय हुआ करती थी वहाँ पर इस अखबार में लिखी जाती थी, और इसीलिए वहीं से इंडियन ओपिनियन अखबार चलाया गया। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जब भारत में आए थे, तो उस टाइम पर दोस्तों भारत में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जो कि 1914 से स्टार्ट होकर 1918 तक चल रहा था। और यहीं पर इन्होंने महात्मा गांधी ने भारतीय लोगों से कहा कि आप अंग्रेजों का साथ दीजिए, ये आप लोगों को ये स्वतंत्र जल्दी कर देंगे, यानी कि आपको स्वतंत्रता जल्दी मिल जाएगी। इसलिए जब महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए भारतीयों को भर्ती करवाया, तो प्रथम विश्व युद्ध में ही लोगों के द्वारा भर्ती कराने वाला इनको सार्जेंट कहा गया, क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के लिए लोगों को अंग्रेजों का साथ देने के लिए भर्ती किया था, इसलिए इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। और इसीलिए जो है अंग्रेजी सरकार थी वो खुश होकर गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि देती है, और इसीलिए गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा केसरी हिंदी की उपाधि दी थी। और इनके जो राजनीतिक गुरु थे, जहाँ से ये राजनीति के बारे में सीखते थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और दोस्तों जो इनके आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं तो यह रायचंद्र थे। रायचंद्र का भी दोस्तों जो जन्म हुआ था वो पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आध्यात्मिक क्या होता है? आध्यात्मिक आप समझ सकते हो, जो कि ज्ञान और समझ को परिभाषित करता है। ज्ञान समझ को परिभाषित करता है, आध्यात्मिकता ही कहलाता है। यानी ज्ञान समझ को परिभाषित किया जा सकता है, जो कि आंतरिक और स्व और परमात्मा से एक गहरे संबंध रखता हो, तो उसको ही हम कहते हैं आध्यात्मिकता। तो इसी तरीके से जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे वो रायचंद्र थे, और भूख और हड़ताल करने की इन्होंने प्रेरणा जो ली थी वो रस्किन, ब्रिटेन का था। रस्किन से इन्होंने भूख हड़ताल करने की प्रेरणा ली थी। और रस्किन दोस्तों, जो रस्किन की पुस्तक का नाम है वो अनटू द लास्ट था। और जो आंदोलन करने की प्रेरणा इन्होंने ली थी वो लियो टॉलस्टॉय से ली थी। भूख हड़ताल की रस्किन से ली थी दोस्तों, जो कि ब्रिटेन के थे। और आंदोलन की प्रेरणा इन्होंने लियो टॉलस्टॉय से ली थी, जिनकी किताब का नाम वॉर एंड पीस था। और दूसरी एक किताब और थी अन्ना कैरिना। अन्ना कैरिना भी दोस्तों इनकी एक फेमस किताब है। जब ये दोस्तों भारत में जब आए थे, इन्होंने पहला भारत में भी रहने के लिए एक व्यवस्था की, रहने के लिए कहाँ रहा जाए, तो इन्होंने 1915 में कोचरब आश्रम की स्थापना की, जो कि गुजरात में था। फिर इसको ही कोचरब आश्रम को ही उन 2 साल बाद 1917 में यह स्थानांतरित करते हैं, और जिसका नाम साबरमती आश्रम कर दिया जाता है, जो कि साबरमती नदी के पास था। कोचरब आश्रम का ही नाम बदलकर साबरमती रखा गया। और इसके खर्चे के लिए जो पैसा दिया था वो अम्बालाल साराभाई ने दिया था। जितना भी इसमें खर्चा हुआ था, उसका खर्चा, रहने का, जमीन खरीदने का, वो सब पैसा अम्बालाल साराभाई ने दिया था। इससे पहले दोस्तों 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और इन्हें दो व्यक्ति मिले थे, एक राजकुमार शुक्ल और एक संत राउत। दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने इनसे बहुत आग्रह किया था बिहार में जाने के लिए, लेकिन बाद में दोस्तों गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि राजकुमार शुक्ल के बारे में कहा था कि एक अड़ियल स्वभाव के व्यक्ति ने अपनी बातों से मुझको मनवा ही लिया आखिर में। उसके बाद ये महात्मा गांधी जी बिहार में जाते हैं और यहाँ पर आंदोलन करते हैं। यहाँ पर बिहार में जाकर तीन कठिया पद्धति का जो तीन कठिया जो प्रणाली थी दोस्तों,
उसको समाप्त आंदोलन के द्वारा उसको समाप्त किया जाता है। इस जिसमें कहा गया था कि 3/20 भाग पर नील की खेती उगाना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने। यानी कि इससे क्या होता था कि आपके पास 20 बीघा खेत है और 20 बीघा में से आपको तीन तीन बीघे पर खेती करना अनिवार्य है। तो इसके लिए किसानों ने बहुत आंदोलन चला रहे थे, क्योंकि किसानों को दोस्तों यहाँ पर ये नील की खेती को पैर से दबाना पड़ता था और इसलिए उनके पैर भी खराब हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात, इस नील की खेती उगाने के बाद ये खेत जो हो जाते थे वो बंजर हो जाते थे, फिर वहां से कुछ भी किसानों को कुछ नहीं उगा पाते थे। इस तरीके से उनको बहुत नुकसान हो रहा था। इसीलिए तीन गठिया प्रणाली को आ, महात्मा गांधी की सहायता से इसको खत्म किया गया था। जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो दोस्तों 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, जो कि महात्मा गांधी यहाँ पर जाते हैं। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ और जो कि बिहार में हुआ था। और यहाँ पर जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे, एक तो राजेंद्र प्रसाद थे और जेबी कृपलानी और विजय ब्रज किशोर प्रसाद, और एक थे, इनका नाम था नारायण सिन्हा। इनको अनुभव नारायण कहा जाता था। अनुभव नारायण सिन्हा और रामनाथ प्रसाद, और ये लोग भाग लेने वाले व्यक्ति थे। और दोस्तों महात्मा गांधी से की सहायता से ही तीन कठिया प्रणाली समाप्त कराई गई। तीन कठिया प्रणाली आपको मैंने बता दिया है। 3/20 भाग पर इनको नील की खेती उगाना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने, जिसको समाप्त किया गया। और फिर उसके बाद दोस्तों ये बता दिया पॉइंट मैंने, नील की खेती पर रोक लगाई गई चंपारण आंदोलन के थ्रू। इससे पहले दोस्तों इस आंदोलन को जो लीड कर रहे थे उनका नाम था पीर मोहम्मद यूनुस। यूनुस पीर पीर मोहम्मद यूनुस। इससे पहले दोस्तों महात्मा गांधी के जुड़ने से पहले चंपारण आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो पीर मोहम्मद यूनुस कर रहे थे। इनके कहने से ही रामचंद्र शुक्ल इन महात्मा गांधी से मिले थे, क्योंकि ये जानते थे कि महात्मा गांधी ने कई सारे आंदोलन चलाए और बिहार में अफ्रीका में जिस तरीके से नस्ल भेद को खत्म किया था, उस तरीके को इनको पता था। तो इन्होंने लेटर लेटर यानी पत्र लिखकर महात्मा गांधी को बुलवाया गया था। पीर मोहम्मद यूनुस के कहने पर महात्मा गांधी को बुलवाया गया था, और चंपारण चंपारण यानी कि बिहार में। इसके बाद जब दोस्तों महात्मा गांधी बिहार में आए तो महात्मा गांधी को लगा कि बिहार बहुत ही शिक्षा में बहुत ही पीछे है। तो इन्होंने ही बिहार में पहला स्कूल खुलवाया, जो कि बरहवा लखन सेन गांव में खुलवाया था। और दूसरा स्कूल खुलवाया था मधुबनी बिहार में खुलवाया। और दोस्तों ये है कलकत्ता। महात्मा गांधी जो थे कलकत्ता से बिहार, गांधी जी 10 अप्रैल को पहुंचे थे। पहले कलकत्ता गए, फिर उसके बाद बिहार, फिर गांधी जी 10 अप्रैल को पहुंचे बिहार में। और यह आंदोलन 19 अप्रैल 1917 को चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था। 19 अप्रैल 1917 को दोस्तों चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था। इसके अगले ही साल 15 मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों हित हड़ताल कर रहे थे। दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूरी जो मजदूर थे वो हड़ताल कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि दोस्तों इस टाइम पर जो अहमदाबाद में फैक्ट्री थी, तो फैक्ट्री जो थी, और अहमदाबाद में उस टाइम पर दोस्तों प्लेग बीमारी फैली हुई थी। प्लेग बीमारी फैली थी और इस समय प्लेग बोनस देने का ऐलान किया गया था अंग्रेजों ने। क्योंकि जब फैल गया था अहमदाबाद में, तो यहाँ की फैक्ट्रियों को ये लोग बंद तो कर नहीं सकते थे, तो इन्होंने मजदूरों को लगवा लिया। जब मजदूरों को लगाया तो इनसे कहा कि हम आपको 50% बोनस देंगे। तो जब इन्होंने काम किया मजदूरों ने, तो इनको 50% बोनस नहीं दिया गया था। तो इसके लिए इन मजदूरों ने बहुत हड़ताल की थी और ये आंदोलन शुरू कर दिया था। तो ये आंदोलन जो शुरू किया था वो अनुसुईया बेन ने शुरू किया था। अनुसुईया बेन ने किया था और इसके बाद में गांधी जी बाद में इसमें जुड़े, गांधी जी को भी जोड़ा गया। और इसमें जो था
50% मांग मांग की बात कही गई थी मजदूरों के लिए। लेकिन दोस्तों जो मिल के मालिक थे वो सिर्फ 20% मांग इनकी पूरी कर रहे थे। जब यह आंदोलन चला शुरू हुआ, कुछ दिनों तक ये भूख हड़ताल चली, तो उसके बाद ये जो मिल के मालिक जो थे वो 35% पर मान गए थे, यानी 35% फिर मजदूरों को बोनस दिया गया था। यहीं पर दोस्तों बात करते हैं, पहली बार भूख हड़ताल 21 दिन का प्रयोग किया गया था। भूख हड़ताल का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था दोस्तों वो अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के लिए भूख हड़ताल का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। जो गांधी जी ने यहाँ पर सबसे पहले जो भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, और यहीं पर दोस्तों गांधी जी ने ट्रस्टशिप का सिद्धांत दिया था। कहा था कि हर जो भी कंपनी है उनमें एक ट्रस्ट होना चाहिए, और वो ट्रस्ट अपने मजदूरों का एक ख्याल रखेगा और हर तरीके से उनकी सुरक्षा का जिम्मेदार रहेगा। कोई भी समस्या होती है तो जो कंपनी के मालिक हैं उनको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। जो भी कंपनी है उन कंपनियों में एक ट्रस्ट खोला जाए जो कि उनके जो मजदूर हैं उनके ख्याल के लिए, उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। इसके बाद दोस्तों खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट उन्होंने खेड़ा आंदोलन 1918 में किया था। खेड़ा आंदोलन का पर्पज था दोस्तों लगान को माफ करवाना, क्योंकि जब प्लेग फैल गया था तो किसानों के हेतु यहाँ पर ये आंदोलन चलाया गया था। क्योंकि जो लगान था वो दोस्तों इन पर लगाया जा रहा था, क्योंकि यहाँ प्लेग की वजह से खेती हुई नहीं थी, फिर भी लगान इन पर लगाया जा रहा था। तो किसानों ने यहाँ पर आंदोलन चलाया, और जो कि महात्मा गांधी का सहयोग मिला, और यहाँ पर ही इसी खेड़ा आंदोलन में गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले मिले। और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, और यह आंदोलन जो था खेड़ा आंदोलन था वो लगान माफ करवाने के लिए किया गया था। इसी आंदोलन के बाद लगान माफ कर दिया गया। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रोल एक्ट एक्ट आया। रोल एक्ट एक्ट जो कि 13 अप्रैल 1919 में ये आया था, और यहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसकी जब मैं आपको बात बताता हूँ रोल एक्ट की, रोल एक्ट जो था दोस्तों इसको हम काला कानून भी कहते हैं। जो रोल एक्ट था इसको हम काला कानून भी कहते हैं, और इसको बिना अपील बिना दलील, इसको लिख लिख के बता रहा हूँ आपको, ये इसको काला कानून भी कहते हैं। इसको हम बिना बिना अपील बिना दलील बिना वकील का भी कानून कहते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, और कुछ भी कुछ भी उल्टा सीधा मुकदमा लगा दिया जाता था। इसके विरोध में, रोल एक्ट के विरोध में दोस्तों एक अमृतसर में जगह पड़ती है जलियांवाला बाग, वहाँ पर लोग अ, जब वो अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा कुछ जो जिनमें से प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम था, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों कुछ व्यक्ति जब रोल एक्ट का जब विरोध कर रहे थे तो वहाँ पर जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, और उन पर गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो आर डायर ने दिया था। आर डायर कौन था दोस्तों? यह गोरखा रेजिमेंट का एक ब्रिगेडियर था। गोरखा रेजिमेंट का एक ब्रिगेडियर था। इसने यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। और दोस्तों जो ओ डायर था, ओ डायर उस टाइम का ओ डायर जो था पंजाब का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था। पूरे पंजाब का ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और यह ब्रिगेडियर जो था यह उस टाइम पर अमृतसर का ब्रिगेडियर था, और इसके आदेश पर इसको भेजा गया इस विरोध को दबाने के लिए। और इसने क्या किया कि अपने जो भी पुलिस वाले थे जो उनसे अंग्रेज थे उनसे कहा कि गोली चलाने का इसने आदेश दे दिया। इस तरीके से दोस्तों यह बहुत बुरी तरीका से ये इसीलिए इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ये जो कि बैसाखी वाला दिन था, उस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था।
इसी घटना के बाद गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी दोस्तों। जब प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल किया था महात्मा गांधी ने, तो उस टाइम पर गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, तो इन्होंने वापस कर दी। और सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। क्योंकि दोस्तों इन्होंने इन अंग्रेजों ने इनको 1913 में जब इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो अंग्रेजों ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी, तो जिसको भी इन्होंने वापस कर दिया। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। तो आपको ये याद रखने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। सुब्रमण्यम अय्यर, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर और जमनालाल बजाज। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। और असहयोग आंदोलन की जब हम बात करते हैं, तो यह पहला जन आंदोलन था। यह पहला जन आंदोलन था। इसमें दोस्तों बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो भी भारतीय लोग थे, उन सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और इन सभी लोगों से कहा था कि आप आप सभी लोग एक साथ होइए, और मैं आपको 1 साल के अंदर स्वराज दिलवा के रहूंगा। महात्मा गांधी ने इनको ये बात की थी इस तरीके से। महात्मा गांधी ने दोस्तों इन जो भी जन लोग इकट्ठे हुए थे, जैसे कि वकील लोग थे, वकील लोगों को मिलाया गया। वकील लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। और किसान लोग थे, किसानों को भी इस आंदोलन में लाया गया था। इन्होंने अपनी खेती करना छोड़ दिया था। छात्र जो थे, छात्र वर्ग के लोग थे, उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था। कॉलेज के जो छात्र थे, उन्होंने अपना कॉलेज जाना छोड़ दिया था। तो इस तरीके से दोस्तों ये बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। एक बहुत बड़ी भीड़, एक बड़ा बड़ा जन यानी बड़ा 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 भीड़ इकट्ठी हुई थी, इसीलिए इसको पहला जन आंदोलन कहा जाता है। और जो कि 1 अगस्त 1920 में यह शुरू किया गया था। जो ये प्रस्ताव रखा था दोस्तों, 4 सितंबर कलकत्ता अधिवेशन में इसका प्रस्ताव रखा गया था। और इसमें अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। इसमें अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। इसी में कहा गया कि स्वदेशी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए, यानी कि अपने देश की वस्तुओं को अपनाया जाए। यहीं पर मैंने आपको बता दिया, स्कूल के छात्र थे, उन्होंने स्कूल के छात्रों ने और कॉलेज के जो भी छात्र थे, कोर्ट के जो वकील थे, मजदूरों ने, सबने हड़ताल करना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों जब इसके बाद जब एक घटना हुई, चोरी चोरा कांड, जो कि गोरखपुर यूनाइटेड प्रोविंस में हुई थी, जिससे उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, और उसी में एक जगह पड़ती थी गोरखपुर, जो कि 4 फरवरी 1922 में हुई थी। और इसी टाइम पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, और इनको महात्मा गांधी को शक के आधार पर यहाँ अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, और इनको जेल में भेजा गया। 6 साल की सजा हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों जब इन्होंने यह असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो यहाँ पर जितने भी लोग इनकी असहयोग आंदोलन में शामिल थे, उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं दुख हुआ था कि गांधी जी ने बिना बताए किसी को आंदोलन वापस लिया है, हम लोगों के रोजगार चले गए। तो इस तरीके से जो भी कॉलेज के लोग थे और नेता थे, उन लोगों ने फिर अपने 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 अलग अलग जिस तरीके से, जैसे कि आपके जो नेता लोग थे, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, इन लोगों ने अपना स्वराज स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था। और जो छात्र वर्ग के लोग थे, उन्होंने एचआरए की स्थापना कर ली थी। तो इस तरीके से दोस्तों अपनी स्थापना करते हैं। इसके बाद की बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 से स्टार्ट होकर 1924 में बंद हुआ। 1924 में इसको बंद कर दिया गया था। और यह खिलाफत आंदोलन लखनऊ से शुरू हुआ, और जिसकी जो चला रहा था वो मोहम्मद अली और शौकत अली इसको चला रहे थे। और बात करते हैं ये अली ब्रदर्स, अली बंधु के नाम से भी इनको जाना जाता है दोस्तों। आपको मैं बता देता हूँ, ये खिलाफत आंदोलन जो था, यह तुर्की में एक तुर्की तुर्की में एक पद होता था, खलीफा। खलीफा यह इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा बड़ा पद माना जाता है। इसके लिए दोस्तों इसको इसके लिए इसको जो खत्म करना चाह रहा था, वो एक था वहाँ का
तुर्क का एक तानाशाही था, मुस्तफा कमाल पाशा। इसका यह इसको ख़त्म करना चाह रहा था। इसका जो सहयोग दे रहे थे वो अंग्रेज अंग्रेज इसका सहयोग दे रहे थे। और इसीलिए जब अंग्रेज इसका सहयोग दे रहे थे तो भारत में इनका आंदोलन विरोध चल रहा था अंग्रेजों का। भारत में विरोध चल रहा था अंग्रेजों का, और भारतीय जो मुस्लिम थे वो खलीफा पद के लिए समर्थन कर रहे थे। और इधर ये अंग्रेज जो था वो कमाल पाशा, अंग्रेज जो थे वो जो मुस्तफा कमाल कमाल पाशा था, इसका सहयोग कर रहा था। और यह इसको ख़त्म भी कर देता खलीफा पद को 1924 में। जिसके बाद यह खिलाफत आंदोलन यहाँ पर बंद हो जाता है। क्योंकि खिलाफत आंदोलन इसीलिए हुआ था क्योंकि जो भारतीय मुस्लिम थे वो इस खलीफा पद को खलीफा पद के लिए समर्थन कर रहे थे। और जब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद यहाँ पर खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को भी जोड़ दिया था। असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन में भी मर्ज कर लिया था। और नवंबर 1920 में गांधी जी जुड़े गए, जिसका विरोध जिन्ना ने किया था। यहाँ पर ही इसको असहयोग आंदोलन को भी मिला लिया है। जिन्ना इसलिए विरोध कर रहा था, ये कहना चाह रहा था कि ये हमारे मुस्लिम भाइयों का आपसी का मामला है कि आप लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के लिए मत इन लोगों को भड़काओ। तो इसीलिए ये जिन्ना इनका विरोध कर रहा था। लेकिन दोस्तों गांधी जी के विचार थे कि हिंदू मुस्लिम जब आंदोलन चलाएंगे तो इस आंदोलन को और कठोर और मजबूती मिलेगी। इनका इतना ही बस पर्पज था इस आंदोलन को चलाने के लिए। लेकिन जब खलीफा पद को ही खत्म खत्म कर दिया गया 1924 में, तो ये खिलाफत आंदोलन भी खत्म हो गया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इनका जो आंदोलन था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसे इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि दोस्तों जो नमक बनाते थे वो भारतीय लोग बनाना जानते थे। और भारतीय लोगों से नमक पर भी टैक्स लिया जा रहा था, नमक से भी टैक्स लिया जा रहा था। इसके लिए टैक्स को रोकने के लिए, बंद करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, जो कि 2 फेज़ों में चला था। एक प्रथम जो चला था 12 मार्च 1930 से लेकर 4 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था। और फिर दूसरा जो फेज़ था वो द्वितीय जो फेज़ था 29 दिसंबर 1931 को फिर से चला लिया गया था। क्योंकि दोस्तों जब महात्मा गांधी जब ब्रिटेन में जो गोल सम्मेलन हो रहे थे, गोल मेज के जो सम्मेलन थे, प्रथम में तो कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं गया था। फिर दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों महात्मा गांधी जब यहाँ जाते हैं 1931 में, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो यहाँ का ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था और जिसका नाम था रैमजे मैकडोनल्ड, यहाँ पर इसने जब सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता पंचाट की बात की थी, तो उसको सुनकर महात्मा गांधी यहाँ से चले आए थे भारत में। तो इन्होंने फिर दूसरी बार यहाँ पर ये आंदोलन शुरू किया था। क्योंकि जो सांप्रदायिकता क्या था कि उसके आधार ये क्या था कि दोस्तों दलितों को एक पृथक क्षेत्र देने की बात कही गई थी। तो महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे, इसलिए इसका विरोध करके वो वहाँ से जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था वो वहाँ से वापस चले आए थे महात्मा गांधी। तो इन्होंने यहाँ पर भारत में आकर यह फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से स्टार्ट कर दिया था। जो दोस्तों बात करते हैं दांडी मार्च की, जो कि ये प्रथम जो इनका सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम जो फेज था, वही उसी को दांडी मार्च कहते हैं, जिन्होंने गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से चले थे और 6 अप्रैल 1930 तक जो चला था, जिसमें साबरमती से इन्होंने स्टार्ट किया था चलना। और दांडी जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ तक इन्होंने यह यात्रा की, जिसमें 78 सहयोगी थे इनके साथ और 241 मील की इन्होंने यात्रा की। कुल 24 दिन में यह यात्रा पूरी की गई थी। जो कि यह नमक पर जो टैक्स लगाया जा रहा था उसके लिए यह विरोध दांडी मार्च की यात्रा निकाली गई थी। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट बात करते हैं, गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता भी हुआ 5 मार्च 1931 में। 5 मार्च 1931 में 5 मार्च 1931 में जब गांधी इरविन का समझौता हुआ था, तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वो मैंने आपको बता दिया था, जब का भाग लिया था तो उसके बाद उन पर सांप्रदायिक पंचायत की बात हुई। तो इसके बाद वो महात्मा गांधी को पसंद नहीं आया, इसके बाद वो वहाँ से वापस चले आए थे।
तो गांधी जी ने यहाँ पर दूसरे गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया था। और इनकी किताब की बात करते हैं गांधी जी की, जिस एक प्रमुख किताब थी हिंद स्वराज, और जिसे इंडियन होम रूल भी कहते हैं, इंडियन होम रूल। और एक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। दोस्तों यह गुजराती भाषा में लिखी गई थी, और गुजराती भाषा में माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी गई थी। और इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया था, जो गांधी जी के सचिव थे महादेव देसाई, गांधी जी के जो सचिव थे महादेव देसाई ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। और आपको गांधी जी की किताबों के बुक्स के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि एक थी पाथवे पाथवे टू गॉड, पाथवे टू गॉड। एक थी की टू हेल्थ, स्वास्थ्य की कुंजी, की टू हेल्थ थी। और एक माई लाइफ इज माई मैसेज, माई लाइफ इज माई मैसेज। ये इनकी इम्पोर्टेंट किताब थी दोस्तों, बुक्स थी गांधी जी की। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पूना एक्ट समझौता होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। यहाँ पर दोस्तों जो सिरे जाता है, यहाँ पर ये पूना पैक्ट क्यों हुआ था, क्योंकि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों सांप्रदायिक पंचायत की जब बात हो गई थी, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था रैमजे मैकडोनल्ड ने, यहाँ पर दलितों का एक पृथक क्षेत्र की घोषणा कर दी थी। जो दलित वर्ग थे, दलित वर्ग दलित वर्ग के पृथक क्षेत्र की घोषणा कर दी थी, यानी कि दलित लोगों के लिए एक अलग से क्षेत्र दिया जाएगा। और कहा था कि आपको यहाँ पर वोट, यानी कि निर्वाचक मंडल भी दिया जाएगा, एक निर्वाचन, जहाँ आप निर्वाचन मंडल दिया जाएगा। यहाँ पर आप दो दो तरीके से वोट डाल सकते हो। एक तो जो तुम्हारा खुद का कैंडिडेट खड़ा होगा उसके लिए तुम डाल सकते हो, और एक आम चुनाव के लिए आप यहाँ पर वोट कर सकते हो। तो यह बात गांधी जी को, गांधी नहीं चाहते थे कि यह दलित वर्ग पृथक क्षेत्र हो। इसके लिए गांधी जी ने एक मीटिंग रखवाई, जो कि यरवदा जेल में। यरवदा जेल की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों ये यरवदा जो जेल थी यह पुणे में थी। तो गांधी जी ने जब मीटिंग रखवाई थी, जो इनकी सहायता जो की थी मोहन मालवीय ने सहायता की थी अंबेडकर को गांधी से मिलाने में। और एक दोस्तों मोहन मालवीय थे, और एक दोस्तों तेज बहादुर सप्रू भी थे, दो लोग थे। तेज बहादुर सप्रू दो व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी से अंबेडकर जी को मिलवाया। 24 सितंबर 1932 में यह पूना पैक्ट हुआ था। पूना जो समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 में। और इस पैक्ट में गांधी जी ने कहा था कि आपको एक आपको ना दलित आरक्षित सीट बढ़ा दी जाएंगी, आपके लिए दलित आरक्षित सीट बढ़ा दी जाएंगी, जो कि 71 से 148 कर दी जाएंगी। क्योंकि दोस्तों गांधी जी ने इसका विरोध किया था कि आपको दलित पृथक क्षेत्र नहीं सही रहेगा, आपको दलित आरक्षित सीट आपके लिए बढ़ा दी जाएंगी, जो कि 170 है, 71 है, और 71 से बढ़कर आपके लिए 148 कर दी जाएंगी। यहाँ पर आपके लोग आ सकते हैं, इतने लोग। तो इसके लिए यह समझौते में यह वाला रिजल्ट निकला था उनके लिए। गांधी जी ने दलित आरक्षित सीटों को बढ़वाया। और यह जो गांधी जी ने यरवदा जेल में यह समझौता किया था पूना पैक्ट, जो कि पुणे में थी। और यहाँ पर दोस्तों हिंदुओं की तरफ से जो हस्ताक्षर करवाए थे मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय कह सकते हैं आप इनको। और मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू के ही द्वारा अम्बेडकर को गांधी जी से मिलवाया गया था। और गांधी जी ने 1933 में हरिजन पत्रिका की शुरुआत की, और 1936 में ये सेवाग्राम आश्रम की स्थापना करते हैं, जो कि वर्धा महाराष्ट्र में इस सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी, और जिसमें जो जमनालाल बजाज ने यहाँ पर इसकी स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एक इसी के बीच में एक घटना हुई थी गांधी युग में ही, 18 अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार एक्शन हुआ था, जो कि जिसका अंजाम जो दिया था मास्टरदास सूरसेन ने इसका अंजाम दिया था।
और मास्टर सूरसेन जो थे दोस्तों, इनको इंडियन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की संस्थापक कहा जाता है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने जो अंग्रेजों का एक चटगांव में शस्त्रागार था, यहाँ पर जितने भी अंग्रेज के एक से एक जो भी हथियार थे, बंदूकें थी, वो सब यहाँ रखी जाती थी। और यहाँ पर जो मास्टरदा सूरसेन थे, वो यह एक टीचर थे, पेशे से यह एक टीचर थे। इन्होंने अपने छात्रों के साथ मिलकर इस पूरे शस्त्रागार को लूट लिया था। बाद में दोस्तों इनकी एक इंसान मुखबरी कर देता है, जिसमें अंग्रेज इनको बंदी बना के इनको फांसी दे देते हैं, इनको मरवा देते हैं। 1934 में इनकी फांसी हो जाती है। 1934 में इनको फांसी दे दी जाती है। और दोस्तों ये आज के टाइम पर वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो यह बांग्लादेश में पड़ता है। बांग्लादेश में आपका यह शस्त्रागार पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यक्तिगत व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 17 अक्टूबर 1940 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि पवनार महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था। दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों हुआ था? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जो अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज शासन से हम लोग ये लड़ रहे हैं, बहुत सारी मात्रा में हम लोग अंग्रेजों से ये लड़ रहे हैं, देखते हैं कि अंग्रेज हम लोगों को कितना गिरफ्तार करेंगे। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि आप लोग सभी लोग एक एक कर जाइए अपने लोगों के साथ, और एक कलेक्टर जो कलेक्टर ऑफिस होती थी वहां पर अपना अपना भाषण दीजिए और अपनी गिरफ्तारी भी दीजिए, देखते हैं कौन कितना कितना ये गिरफ्तार करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग कलेक्टर ऑफिस पर यह सत्याग्रह किया था, और जहाँ ये लोग अपने भाषण भी दे रहे थे और अपनी गिरफ्तारी भी दे रहे थे। तो जिसमें से हम सबसे पहले सत्याग्रह की बात करते हैं, जिन्होंने जो भाषण दिया था कलेक्टर ऑफिस पर और अपनी गिरफ्तारी दी थी, जिनका नाम है विनोबा भावे। विनोबा भावे दोस्तों, आप विनोबा भावे को जानते हो कि इन्होंने भू आंदोलन भी चलाया था। विनोबा भावे ने भू आंदोलन भी चलाया था। जो दूसरे सत्याग्रही थे, जे जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी दी थी। तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त, इन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी दी। दोस्तों ये आपको याद रखना है, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त, ये तीन व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, जो कि 8 अगस्त 1942 में इसको स्टार्ट किया गया था। जब दोस्तों बात करते हैं इस टाइम पर भारत में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था। 1939 से लेकर 1945 तक यह युद्ध चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई थी। और इस टाइम पर जो भारत का वायसराय था वो लिन लिथो था। वायसराय था जो लिन लिथो था दोस्तों, इसने अपने भाषण में कह दिया था, गलत कहा था कि ये द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के लोग हमारे साथ हमारा साथ दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले गलती कर चुके थे भारतीय लोग, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय शामिल हो गए थे। तो इन लोगों ने, अंग्रेजों ने कुछ किया नहीं, इसलिए यहाँ पर इन लोगों ने आंदोलन चलाना स्टार्ट कर दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। और यह जो स्टार्ट हुआ था वो ग्वालियर टैंक के मैदान से इसकी घोषणा होती है। ग्वालियर टैंक की हम बात करते हैं तो ये मुंबई में पड़ता है। मुंबई में यह दोस्तों ग्वालियर टैंक पड़ता है। और यहीं पर एक महिला है जिनका नाम है अरुणा आसिफ। अरुणा आसिफ ने दोस्तों यहाँ पर झंडा को फहरा भारत छोड़ो आंदोलन में झंडा को फहराया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में ग्वालियर टैंक में किस महिला ने झंडा फहराया था? तो ये जो महिला थी वो अरुणा आसफ थी। और यहाँ पर नारे दिए गए दोस्तों, अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो। ये दोनों नारे दिए थे महात्मा गांधी ने। अंग्रेज भारत छोड़ो और करो या मरो के नारे दिए थे महात्मा गांधी ने।
और मरो नहीं मारो का जो नारा था वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, यह नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर गांधी जी को गिरफ्तार कराया गया और इन्हें आगा खां पैलेस में रख दिया गया था। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए ऑपरेशन जो चलाया गया था वो जीरो आवर चलाया गया था। जीरो आवर ऑपरेशन के थ्रू अंग्रेजों ने इस भारत छोड़ो आंदोलन को बंद करवाया और गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा था और अलग अलग जितने भी नेता थे उनको अलग अलग पैलेस में रख दिया था। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं दोस्तों, 30 जनवरी 1948 में नाथूराम द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या कर देते हैं नाथूराम गॉडसे। दोस्तों इनके एक स्पीच में इन्होंने जवाब दिया था कि गांधी इनसे पूछा गया था कि आपने गांधी जी को क्यों मारा, तो इन्होंने कहा था कि गांधी जी को मैंने इसलिए मारा था क्योंकि जब देश में जितनी भी घटनाएं हुई थी तो देश में जितनी भी घटनाएं हुई थी हिंदू और मुस्लिम को लेकर, तो गांधी जी हमेशा मुस्लिम पक्ष में ही खड़े आते थे। गांधी जी हमेशा मुस्लिम पक्ष में ही खड़े होते थे। चाहे वो आप जैसे कि 1947 में भी जो नरसंहार हुआ था, तो उस टाइम पर भी गांधी जी हिंदू के पक्ष में नहीं आए थे। हिंदू पक्ष में गांधी जी नहीं आए थे, तो इस तरीके के इसने अपने स्पीच में कहा था कि यही रीजन बताया था, इसीलिए गांधी जी को इसने गोली मार दी थी नाथूराम गोडसे ने। और नाथूराम गोडसे के अगर भाई की बात करते हैं तो इनके 3 भाई थे। अगर हम बात करते हैं पहले जो थे 3 भाइयों में, एक थे इनके उनका नाम था दत्तात्रेय। दत्तात्रेय दत्ता दत्त- दत्तात्रेय और दूसरे थे गोविंद और तीसरे थे गोपाल। ये 3 इनके भाई थे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, अब वो एक एक करके जितने भी क्रांतिकारी थे उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं शहीद भगत सिंह के बारे में। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। शहीदी जो हुई थी 23 मार्च 1931 में इनकी शहीद हुए थे। और जन्म स्थान की बात करते हैं तो बंगा गांव था दोस्तों, लालपुर में पड़ता है जो कि पंजाब में है। और जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन। और इस टाइम पर जो शहीद भगत सिंह थे वो 12 वर्ष के थे मात्र। कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के मात्र थे, क्योंकि 1907 में जन्म हुआ, 1919 में यह घटना हो गई थी, इसलिए आप कह सकते हो ये 12 वर्ष के थे। और इसी टाइम पर रॉलेट एक्ट आया था, जैसे काला कानून भी कहा गया था। और 1919 में यह कानून आया था रॉलेट एक्ट, जिसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, इसके विरोध बहुत सारा विरोध हो रहा था। इसका विरोध जो रॉलेट एक्ट का विरोध करता थे वो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो दोस्तों ये रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, इनको अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं। और इनकी गिरफ्तारी को लेकर दोस्तों अमृतसर में एक जगह पड़ती है जलियांवाला बाग, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा होती है, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर अमृतसर में एक भीड़ इकट्ठी होती है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक भीड़ इकट्ठी होती है। यहाँ पर जो जो दोस्तों उस टाइम पे पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो ओडायर था। और यहाँ पर जिसको भेजा गया था वो गोरखा रेजिमेंट का एक ब्रिगेडियर था जिसका नाम था आर डायर। आर डायर ने यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दिया और खुद भी गोली चलाई, और यहाँ पर जो निहत्थे लोग थे उन पर गोली चलाई गई, और इस तरीके से यहाँ पर बहुत लोग मारे गए। ये बहुत भीषण नरसंहार हुआ था, यहाँ पर बहुत लोग मारे गए थे। तो यह घटना जो हुई थी दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं जलियांवाला हत्याकांड। यही दोस्तों पॉइंट लिखा है, गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ भीड़ जलियांवाला में पहुंची थी।
और यहाँ पर माइकल ओडायर जो था लेफ्टिनेंट गवर्नर था, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओडायर। इसने भीड़ को रोकने के आदेश दिए थे, और जो जनरल ब्रिगेडियर जो जनरल था, जनरल डायर था, ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर जनरल, यही दोस्तों आर डायर था। ये जो ब्रिगेडियर था यही आर डायर था। इसने भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दिए, और यहाँ पर गोली चलाई गई बुरी तरीका से। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक आयोग भेजा गया, जिसका नाम था हंटर आयोग को गठित किया गया था। हंटर आयोग को गठित किया गया था। हंटर आयोग जलियांवाले बाग की हत्याकांड की जांच करने के लिए भारत में आया। और इस हंटर आयोग में दोस्तों 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। 3 भारतीयों की अगर बात करते हैं तो एक चिमनालाल थे, चिमनालाल थे सीतलवाड़, चिमनालाल सीतलवाड़ इनका कंप्लीट नाम है। और दूसरे दूसरे व्यक्ति थे साहबजादा सुल्तान। साहबजादा सुल्तान। तीसरे थे जगत नारायण। जगत नारायण, चिमनालाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान और जगत नारायण, ये 3 व्यक्ति भारतीय थे दोस्तों। यहीं पर भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा का गठन किया था, जिसमें उस टाइम पर दोस्तों नौजवान सभा जो थी, इसमें 5 लाख एक्टिव मेंबर थे। यानी कि नौजवान सभा में जब उस टाइम पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ नहीं था, तब 5 लाख लोग इससे जुड़े हुए थे। नौजवान सभा से 5 लाख लोग जुड़े हुए थे, जो उस टाइम पर एक्टिव मेंबर थे। और नौजवान सभा को ही 1928 में HSRA में विलय कर लिया जाता है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था 1928 में जो HRA बनाई गई थी सचिंद्र सान्याल के द्वारा। ये छात्र वर्ग के लोग जो थे, इन्होंने 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला एक जगह पड़ती है, फिरोज शाह कोटला में एक गुप्त मीटिंग रखी गई, और जिसमें 1928 में HRA को HSRA में मिला लिया जाता है। और इसी में ही भगत सिंह की जो सभा थी नौजवान सभा, इसको भी इसमें मिला लिया जाता है। तो दोस्तों जब 1928 में HSRA में जब ये HRA और नौजवान सभा मिल गए थे, और उस टाइम पर जो थे सुभाष चंद्र बोस भी इसमें जुड़े। और इसका जब बात करते हैं फिरोज शाह कोटला का, अभी का नाम है अरुण जेटली स्टेडियम है। दोस्तों जब भगत सिंह जब बंगाल में चले गए थे, तो इन्होंने और इनके जब शादी की बात आने लगी थी, शादी की, तो इसके इसके लिए इन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा था, किशन सिंह को। इनके पिताजी थे किशन सिंह, और यह बंगाल में गए थे, प्रताप पत्रिका संस्था से जुड़े थे, वहाँ पर भेष बदल के भी रहे थे। इनकी माता जो थी भगत सिंह जी की, जो कि विद्यावती कौर थी। और इनकी दुर्गा भाभी थी, जो कि इधर उधर जो भी जो भी बंदूक वगैरह थी कट्टा हुआ करता था उस टाइम पर, इधर उधर ले जाने का जो काम करती थी, इनकी भाभी दुर्गा भाभी करती थी, जो कि भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी। और इन्होंने ही भारतीयों को बम बनाना सिखाया था। इनकी एक किताब है फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब में इन्होंने बॉम्ब बनाने के बारे में सिखाया है। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में जब बम फेंकते हैं, 8, ये दोस्तों डेट याद रखनी है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हैं। लेकिन दोस्तों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बहुत मना किया था कि आप लोग मत जाओ, और यह अगर काम करवाना है तो हम किसी और से भी करवा सकते हैं, क्योंकि आपको जाना सही नहीं है, क्योंकि आपने अभी तो अभी तो सैंडर्स की भी हत्या की है, उसके लिए आपको के पीछे अंग्रेज लगे हुए हैं, तो ये गलती करना सही नहीं है। लेकिन दोस्तों ये खुद जाते हैं, भगत सिंह उस टाइम पर रुके नहीं। ये बटुकेश्वर दत्त तो भगत सिंह ये जाते हैं, और इन्होंने जो बम फेंकी थी उसका एक रीजन था। वो बम जो फेंकी गई थी वो पब्लिक सेफ्टी बिल, और पब्लिक पब्लिक सेफ्टी बिल में कहा गया था कि बिना मुकदमे के हिरासत में लेना। यानी कि इसमें जो अंग्रेज पब्लिक सेफ्टी बिल में अंग्रेज जो बिना मुकदमे में लोगों को हिरासत में ले लेते थे, ना कोई मुकदमा है फिर भी लोगों को पकड़ लेते थे। एक तो इसके ये भी एक रीजन था, और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में। इसमें दोस्तों मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते थे, मजदूरों को हड़ताल करने
पर ही प्रतिबंध लगा दिया इसके खिलाफ, यानी पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ। इसके लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका कि लोग थोड़े इस चीज को जागरूक हों, इस चीज को जाने कि हम भारतीयों के साथ क्या क्या अत्याचार ये चीज हो रही है। यानी कि अंग्रेज जो भारतीय लोग सो चुके थे उनको जगाने के लिए बम फेंका गया था। और लेकिन यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी भी दी थी, जो बटुकेश्वर दत्त थे और भगत सिंह थे, इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्य मुर्दाबाद। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद की, तो यह जो नारा जो सबसे पहले गढ़ा गया था वो यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया था, यानी कि इनके द्वारा ये बनाया गया था। यूसुफ यूसुफ मेहर अली यूसुफ मेहर अली के द्वारा यह नारा इंकलाब जिंदाबाद नारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। 23 मार्च 1931 में फांसी होती है भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को, जो कि लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई थी। इनके सरकारी जो वकील थे वो आसफ अली थे। भगत सिंह की समाधि को पंजाब में बनाया गया है। और यहीं पर भूख हड़ताल में एक मौत होती है बॉस्टल जेल में जतिन दास की। 63 दिन ये भूखे रहे थे। जतिन दास को जतिन बाग के नाम से भी जाना जाता है। उस टाइम पर दोस्तों ये भगत सिंह और ये लोग बॉस्टल जेल में ही थे। यहाँ पर इन लोगों को जब खाना जब अच्छा नहीं दिया जा रहा था, उसके लिए इन लोगों ने भूख हड़ताल दे दी थी। अंग्रेज लोगों के लिए अच्छी सुविधा थी और भारतीय लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। इसके लिए जतिन दास ने और इन सब ने मिलकर एक भूख हड़ताल की, और जिसमें इनके लिए बहुत सुविधाओं के लिए मांग उठाई गई थी। उसमें जतिन दास ने अपनी जान दी। 63 दिन भूखे रहे थे, फिर अंग्रेजों ने इनकी बात को सुना था। 4 अक्टूबर 1930 में इनके ट्रिब्यून पत्र में लिखा था इन्होंने, भगत सिंह ने, कि मैं स्वयं चाहता हूं कि मुझे सजा हो। क्योंकि दोस्तों इनका मानना था कि अगर मैं जब मारा जाऊंगा, यानी कि जब मैं शहीद होऊंगा देश के लिए, तो फिर उसके बाद जो आंदोलन को जो एक आंदोलन में एक जो अच्छी पकड़ होगी वो इनके मरने के बाद ही, यानी कि भगत सिंह के मरने के बाद ही एक अग्रेसिव रूप लेगा ये आंदोलन। तो यह जो इनका जो बलिदान था वो अग्रेसिव रूप लेने के लिए इस आंदोलन के लिए, इसलिए ये सोचते थे कि मेरा मरना ही अच्छा रहेगा। इसीलिए तभी भारतीय लोग जागेंगे, भारत के युवा जागेंगे। लेकिन दोस्तों बटुकेश्वर दत्त को यहाँ पर आजीवन का कारावास हुआ था। जो बटुकेश्वर दत्त को और यहाँ भगत सिंह को दोस्तों, इन दोनों ने सेंट्रल हॉल में तो बॉम्ब फेंका था, लेकिन इनको आजीवन कारावास हुआ और भगत सिंह को फांसी हुई। इसका रीजन था कि क्योंकि जो इन पर भगत सिंह पर और इन दोनों पर एक मुकदमा लगाया था, 307 का मुकदमा लगाया गया था, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। पर लेकिन इन पर भगत सिंह पर एक और मुकदमा जोड़ दिया गया था कि सैंडर्स की हत्या का, इसलिए इनको फांसी दी गई थी। सैंडर्स की हत्या के लिए इनको फांसी दी गई थी भगत सिंह को, और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास हुआ था। लेकिन मालवीय जी ने भगत सिंह के लिए सजा को आजीवन आजीवन कारावास में बदलने के लिए कई सारे पत्र लिखे थे अंग्रेजों को। अंग्रेज सरकार से कहा था कि आजीवन कारावास में इनकी सजा को बदला जाए, लेकिन कुछ सरकार ने वहाँ पर कोई फैसला नहीं लिया। भगत सिंह की पुस्तकों की अगर हम बात करते हैं आत्मकथा में, और दोस्तों एक तो द डूर टू डेथ थी, एक आइडिया था, आइडिया ऑफ सोशलाइजेशन, और मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लेख लिखा था। और एक दोस्तों एक बुक और थी, स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार। तो स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार, पंजाब का पहला वार, ये स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला वार, ये भी एक किताब थी इनकी। 17 फरवरी 1931 में गांधी और इरविन की मुलाकात हुई थी। नेक्स्ट 25 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। दोस्तों समझौता एक इकट्ठा ही नहीं हो जाता, इससे पहले भी मुलाकात हुई थी। तो गांधी इरविन की एक मुलाकात थी। गांधी जी दोस्तों एक अहिंसावादी थे, हिंसा को सपोर्ट नहीं करते थे।
इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने गांधी जी ने गांधी जी से और इरविन की कोई भी बात हुई नहीं थी भगत सिंह के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इनके भगत सिंह के दादा का नाम जो था अर्जुन सिंह था, और इन्हें फांसी जो हुई थी 23 मार्च 1931 में हुई थी, 24 मार्च को होनी थी। भगत सिंह को जो फांसी होनी थी वो 24 मार्च को होनी थी, लेकिन 23 मार्च 1931 को हो जाती है। चतर सिंह ने इसकी सूचना दी थी। कोठरी नंबर 14 में भगत सिंह जी थे और सूचना दी गई चतर सिंह के द्वारा कि आपको फांसी एक दिन पहले यानी कि आज 23 मार्च को होगी। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आया आ रहा होगा। जब दोस्तों भगत सिंह को फांसी हो गई, इनके साथी जो थे शिवराम हरिराज गुरु, इनके भी बारे में जानेंगे। इनकी जो दोस्तों समाधि है वो हुसैनपुर में इनका देह संस्कार किया गया था। इनका भी जन्म 24 अगस्त 1908 में पुणे में हुआ था। यह भी दोस्तों मात्र 23-24 वर्ष के ही थे। नेक्स्ट बात करते हैं शहीदी 23 मार्च 1931 में इनकी भी हुई थी। पिता हरिनारायण थे, माता पार्वती बाई थी, और HSRA के ये सक्रिय सदस्य भी थे। और छद्मनाथ और इनको रघुनाथ भी कहा जाता था। सुखदेव, जो दोस्तों सुखदेव थे, उन सुखदेव का पूरा नाम था सुखदेव थापर। इनका जन्म जो हुआ था 15 मई 1907 में हुआ था। मृत्यु भी शहीद हुए थे 23 मार्च 1931 में। माता थी, पिताजी का नाम था रामलाल, और माता जी थी रल्ली देवी। बात करते हैं लाहौर नेशनल कॉलेज में दोस्तों भगत सिंह के साथ ये पढ़े थे। सुखदेव और भगत सिंह दोनों लाहौर के नेशनल कॉलेज में दोनों साथ में पढ़े थे, और HSRA में पंजाब समिति की कमान संभाली थी। और दोस्तों सबसे जो मेन भूमिका थी, इन सबके जो मेन लीडर थे वो चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 30 मई 1906 में मध्य प्रदेश में हुआ था। शहीद ये है 27 फरवरी 1931 में हो गए थे। आप लगभग कह सकते हो 1 महीना पहले दोस्तों ये भगत सिंह से पहले शहीद हुए थे। 1923 में जब HRA का गठन हुआ था, और 1924 में HRA से जुड़े थे, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहा जाता था। 1928 में ये HSRA में जब बदल मर्ज हो गया था, तो इसके कमांडर इन चीफ बनाए गए थे चंद्रशेखर आजाद जी। 20 फरवरी 1931 में नेहरू जी से चंद्रशेखर आजाद मिले थे, जो कि यहाँ पर इन्होंने भगत सिंह के बारे में चर्चा की थी। 27 फरवरी 1931 को ये अपने मित्र सुखदेव राज से मिलने अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में गए थे, वहाँ ये शहीद हुए थे। और इनकी जो मुखबरी जो की थी, जो इनकी जो CID जो दी थी वो वीरभद्र तिवारी ने दी थी अंग्रेजों को, कि चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज के यानी कि जो इलाहाबाद कहा जाता था पहले, उस पार्क अल्फ्रेड पार्क में मिलने जा रहे हैं। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को प्रयागराज में यानी कि अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में इनको घेर लिया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेजों की गोली से मरने से अच्छा मैं अपने हाथों से मरना पसंद करता हूँ, इसलिए ये अपनी अपनी गोली से अपनी बंदूक की गोली से मरते हैं। जब इनके पास अंतिम जब बंदूक में गोली बची थी, तो उससे यह अपने आप को शहीद कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में दोस्तों, थोड़ा जानते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी और 1897 में कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो थे जानकी नाथ थे, और माताजी प्रभावती थी। इन्होंने 1920 में ICS की परीक्षा पास की थी दोस्तों। उस टाइम की ये सबसे कठिन परीक्षा थी। आज के टाइम पर आप कह सकते हो UPSC। उस टाइम पर ये अच्छी रैंक लाए थे, 4th रैंक इनकी थी। और उस टाइम पर इस परीक्षा को पास करने के बाद कोई इंसान छोड़ना नहीं चाहता था इस नौकरी को, लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने 1921 में इस नौकरी को छोड़ा था, जो कि देश की रक्षा के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते थे। इसलिए दोस्तों इन्होंने अपनी एक नौकरी को छोड़ा था। 1928 में इन्होंने डोमिनियन स्टेट्स की मांग की थी। डोमिनियन स्टेट मैंने आपको बता दिया था कि अधिराज कहते हैं, जिसमें अपना मंत्री, अपना प्रेसिडेंट, इस तरीके से अपने सरकार हो, अपने नियम कानून हो, और इसका जो
जो इसका दोस्तों हेड हो वो ब्रिटेन का हो। इस तरीके से एक छोटी सी यह मांग थी, वो भी अंग्रेज पूरा नहीं करना चाहते थे। जो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरपुरा के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, हरपुरा आपका पड़ता है गुजरात में, यहाँ पर ये अध्यक्ष बनते हैं। फिर 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी संकट में ये फिर कांग्रेस की अध्यक्षता को छोड़ के चले जाते हैं। 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। और दोस्तों यह 1941 में जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर चलाया इन्होंने। और यहीं पर 1941 में इंडियन लीग की स्थापना की थी। यहाँ पर इंडियन के जो लोग थे उनको एक मजबूत किया, उनसे ट्रेनिंग करवाई और उनको इंडियन लीग में इंडियन लीग में उनको शामिल किया। और यहीं पर दोस्तों जापान में इन्होंने हिंदो तोजा से मिले थे। जापान में हिंदो तोजा से मिले। जापान ने जो कब्जा किया था सिंगापुर पर, वो भारतीयों के सैनिकों की मदद से इन्होंने कब्जा किया था। बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार। इस टाइम पर पूरी पृथ्वी दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। पहला एक तो मित्र राष्ट्र में देश कुछ डिवाइड हो गए थे, एक यूके, यूएसए, रूस। ये दोस्तों मित्र राष्ट्र बन गए थे तीनों देश, और ध्रुवी राष्ट्र बन गए थे जर्मनी, जापान, इटली, चीन और कोरिया। इस तरीके से दोस्तों पूरी पृथ्वी द्वितीय विश्व युद्ध में दो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ये वाले देश आते हैं तीनों, और ध्रुवी राष्ट्र में ये वाले देश आते हैं। इन दोनों के बीच में टकराव हुआ था, युद्ध हुआ था इन मित्र राष्ट्र देशों के बीच और ध्रुवी राष्ट्र देशों के बीच। दोस्तों यह फौज आज़ाद हिंद फौज की जब बात करते हैं तो इसका जो इस संस्थापक थे वो कैप्टन मोहन सिंह थे, और साथ में प्रयास रास बिहारी बोस ने भी किया और निरंजन सिंह ने भी किया था। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को इसकी कमांड मिली थी। इसको सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की कमांड दी गई थी 4 जुलाई 1943 में। 5 जुलाई 1943 में ठीक अगले ही दिन इन्होंने नारा दिया था, दिल्ली चलो। और दिल्ली चलने का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और कहाँ से दिया था? सिंगापुर से। अक्टूबर 1943 में इन्होंने अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी थी। उन्होंने दोस्तों भारत में आने से पहले ही अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी थी, जिसका हेडक्वार्टर रखा था सिंगापुर में और एक रखा था रंगून में। दो हेडक्वार्टर थे इनके सरकार के, एक सिंगापुर और एक रंगून। आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस ने कुछ ब्रिगेडें बनाई थी, जिसमें एक ब्रिगेड थी महिला, जिसका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था, और दूसरा था महात्मा गांधी ब्रिगेड, अब्दुल कलाम ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। 1924 में नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसको नारा दिया गया था। दोस्तों इन पर सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज की सेना थी, सैनिक थे, उन पर लाल किला का मुकदमा चलाया गया था, जिसमें से जो सैनिक थे वो प्रेम सिंह सहगल थे और शाहनवाज खां और गुरबख्श सिंह के खिलाफ मुकदमा चला था। कहा जाता है सुभाष चंद्र जी की मृत्यु जो हुई थी वो ताइकू हवाई अड्डे पर हुई थी जापान में 18 अगस्त 1945 में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई मजबूत साक्ष्य नहीं मिले, तो आप कह नहीं सकते कि यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। और कुछ साल पहले की बात है, और कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस एक गुमनाम बाबा के नाम से भी रह रहे थे। लेकिन दोस्तों इसका कोई इनके पास जो सुभाष चंद्र बोस की जो चिट्ठी थी, जो भी लेख थे उनके पास मिले थे। इसी लोगों का कहना था कि यही गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस हैं। लेकिन दोस्तों ये नहीं पता चला कि ये गुप्त रूप से किस तरीके से रहे, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।